अब हम सब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नंबर लाइन से कैसे समझें। तो ये आपको नंबर लाइन दिखाया गया है जिसमें कन्वेंशन से जीरो के राइट वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट वाला नेगेटिव। ये कन्वेंशन से होता है जैसा हम सब मानते चलते हैं। राइट वाला जो पार्ट है वो प्लस एक्स एक्सिस है और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो माइनस एक्स एक्सिस है। अब इसमें हम पहला कंडीशन यूज़ करते हैं। फर्स्ट, लेट ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ मान लीजिए कहीं भी मान सकते हैं, ये बी, दो पॉइंट है और ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है ए टू बी। आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया है ए टू बी। यहाँ डायरेक्शन देना होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ए टू बी ट्रैवल किया तो जीरो से पहले वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो उसको आप इनिशियल पोजीशन मान लें x1, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन और जीरो के राइट वाला पार्ट जो है उसे मान लें x2। ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। ये जो x1 है वो आपका जीरो से लेफ्ट वाला सारा पार्ट है और जीरो से जो राइट वाला पार्ट है और b तक वो x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट को इसमें आप कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आपको पहले के वीडियो में बताया गया है, पार्ट 1 में, वो बताया गया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि फाइनल पोजीशन हमारा हमने कंसिडर किया है x2। फाइनल पोजीशन वो है जो फाइनल जहाँ तक पहुँचा है। ऑब्जेक्ट बी में फाइनल में पहुँचा है, ए से इनिशियल हुआ और बी में फाइनल हुआ। तो बी की ओर जीरो के बी की ओर वाला फाइनल पोजीशन और जीरो से लेफ्ट वाला इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन x2 हमने कंसिडर किया है माइनस इनिशियल पोजीशन x1। अब यहाँ आपको वैल्यू रखना है। x2 का कितना वैल्यू है? x2 है आपका 2 माइनस x1 कितना है? तो x1 है आपका -2। सो ये हो गया -2 से ये हो गया 2 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 4 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ कंसाइड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आया वो +4, प्लस जो बता रहा है वो बता रहा है राइट टू द ज़ीरो, ठीक है। राइट टू द ज़ीरो मतलब प्लस एक्स एक्सिस के बारे में, जो कि सही है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि फाइनल पोजीशन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो हमेशा इधर दिखाई दे रहा है, बी की ओर, मतलब प्लस एक्स एक्सिस में। इससे भी पता चल गया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम सब ले सकते हैं इसको समझने के लिए। अगर यही इसको उलट दें, टू लेट, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए। ऑब्जेक्ट बी से ए ट्रैवल किया हो। अगर ऑब्जेक्ट बी से ए ट्रैवल किया हो तो आप उसको डायरेक्शन कैसे बताएंगे? आप बी से शुरू करेंगे, ए को जाएंगे, ठीक है। तब इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा आपका x1, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। और क्योंकि सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट इधर है तो ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन, ठीक है। x1 क्या है? x1 है इनिशियल पोजीशन और x2 क्या है? फाइनल पोजीशन, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे? इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हमने क्या यहाँ डिनोट कर रखा है, x2, और इनिशियल पोजीशन x1, और फाइनल पोजीशन क्या है, x2 कितना है, -2, और ये माइनस, और x1 कितना है, +2। ठीक है, ये है हमारा +2। सो ये आपका हो जाएगा -2 और -2, -4। ठीक है, तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है माइनस, वो आपको बता रहा है लेफ्ट टू द 0। और यहाँ देखने पर पता भी चल रहा है, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो लेफ़्ट टू द 0 हो रहा है, इधर माइनस है। देखिए ये माइनस जो आया, देखिए इस एक्सिस में आया, और यहाँ जो प्लस आया था इस एक्सिस में, दोनों मैच करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव में आए लीनियर मोशन में, तो आपको समझ लेना है कि जो मोशन हो रहा है, जो हमारा डायरेक्शन जो मिल रहा है, वो हमारा 0 से राइट की ओर मिल रहा है। और जब भी नेगेटिव में आंसर आए, तो इसका मतलब है आंसर जो है वो 0 से लेफ़्ट में मिल रहा है, डायरेक्शन जो है 0 से लेफ़्ट में आ रहा है। आप यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं A to B ले सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले के देख सकते हैं। अगर आप इससे इसको लेते यहाँ से 4 तक, तब आपका क्या हो जाता, 4 -3 7 हो जाता, जो प्लस में आ जाता तो इधर आ जाता डायरेक्शन। ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है when do the distance and the displacement of a body are इक्वल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है। सो आपको आंसर होना चाहिए इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, क्योंकि डायरेक्शन तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। सो यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। सो ये क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है, व्हेन डू द डिस्टेंस एंड magnitude of displacement are equal। ठीक है, तभी आपका आंसर यही होगा, इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा इन दोनों के बीच में, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होगा। दो पॉइंट की बात करें, ए और बी के। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी टोटल पाथ लेंथ लेंगे और डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही डिस्टेंस आपको निकलेगा। एक क्वेश्चन और पूछता है, इस तरह का, राहुल ट्रैवल्स a distance 3 kilometer towards ईस्ट। जब भी डिस्टेंस में डायरेक्शन हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, देन ही टर्न्स towards north and travels
4 किलोमीटर। एज शॉन इन फिगर, फिगर भी दिया हुआ है यहाँ, और फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है। कभी भी पेपर में जो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। सो ये गिवन है आपको फिगर में। यहाँ डिस्टेंस दिया है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये है 3 किलोमीटर। और उसके बाद क्या राहुल क्या करता है, टर्न करता है नॉर्थ की ओर, कितना चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और ये पॉइंट ओ ए बी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय राहुल, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय राहुल। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी। ये दो क्वेश्चन इसमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है। डिस्टेंस, पहला जो है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है 3 किलोमीटर, ए बी कितना है 4 किलोमीटर। सो आंसर हो गया 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो यहाँ से राहुल ए पर गया और ए से बी में गया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा हो जाएगा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। उसमें क्या होता है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सो ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ओ बी, और ओ बी यहाँ दिया हुआ भी है। सो ये लिखेंगे हम, ओ ए कितना है 3, अभी यूनिट बाद में लिखा जाएगा, सिर्फ नंबर लिखा जा रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है 4 का स्क्वायर। सो ये क्या हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया 25, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, तो इसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव ही लिया जाता है, इसलिए ये जो आंसर होगा हमारा +5 ही होगा आंसर। माइनस वाला वैल्यू ओमिट कर देंगे, क्योंकि माइनस वाला जब वैल्यू लेते तो ये इधर आ जाएगा, तो वो तो डायरेक्शन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा आपका ओ बी, ठीक है। सो +5 किलोमीटर आंसर होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन पूछते हैं। A particle is moving in a circle
एज शॉन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, और ऐसा फिगर में गिवन है क्वेश्चन में। ये पॉइंट का नाम गिवन है R, इसका S, ये है P, ये है Q, और ऐसा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज यहाँ दिया हुआ है फिगर में। क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है, और ये इसका जो रेडियस है वो 3 मीटर है। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम P to R। व्हाट इज़ the distance traveled by particle from P to R। ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर भी हम सब कर लेते हैं। What is the distance traveled by particle from P to R। P से R कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो P से R जो भी डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ, या तो यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस बोला है सो डायरेक्शन ये आपको नहीं देखना है इसमें। सो यहाँ से यहाँ आपका हो जाता है हाफ सर्कल, जिसको सेमी सर्कल भी कहते हैं, वो डिस्टेंस होगा। तो पूरा सर्कल में डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस, तो हाफ सर्कल में क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस पूरा का होता है 2 पाई r, तो हाफ का क्या हो जाएगा पाई r। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पाई r। r हमारा यहाँ रेडियस है, आप इसको स्मॉल में डिनोट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 3 में गिवन है। जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद इसको आप 3.14 भी ले सकते हैं इंटू 3, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 1 2 1 2, और ये मीटर में दिया गया है। ठीक है, .42 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम P to P। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम P to P। P से P ट्रैवल किया, मतलब पूरा सर्कल ट्रैवल किया, सो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P से P ट्रैवल किया मतलब सरकमफेरेंस। ठीक है, मतलब 2 पाई r। ठीक है, सो 2 पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, सो ये वैल्यू अभी हम सब ने निकाला, 2 इंटू ये वैल्यू अभी निकाला हुआ है 9.42, या आप इसको मल्टीप्लाई करें, वन टू 18.84 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम R to P। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम R to P। R से P का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो R से P ये हो गया लॉन्ग रूट, R से P ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सो R से P का ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या है, R से P शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ, जो कि है सर्कल का डायमीटर। ठीक है,
डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस गिवन है यहाँ 3, ये हो गया 6 मीटर। 4 में क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर टू आर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर टू आर। आर से चलकर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आर ही पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहीं से चला था पहुंचा, सो आंसर हो जाएगा 0। अब हम सब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। कहने का मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसा कुछ है। यहाँ से यहाँ आपको टाइम लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ भी लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ भी लगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। पहला सेकेंड में 1 मीटर, दूसरा सेकेंड में 2 मीटर, तीसरा सेकेंड में 3 मीटर, चौथा सेकेंड में 4 मीटर, ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, इसके बीच में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड पहले ही खर्च हो चुका है, तो यहाँ आके और 1 सेकेंड होगा तो ये 2 हो जाएगा, सो 1 सेकेंड, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 तक यहाँ हो गया था यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, सभी में 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। सो a body is said to be in uniform motion if it travel equal distance in equal interval of टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड के जो टाइम इंटरवल में है यहाँ 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, और यही अगर वैलिड ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा सा अंतर है, बॉडी is said to be in non-uniform motion when it travel unequal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या करता है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। कहने का मतलब इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये है 0, ये है 1, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ समय है 1 सेकेंड, ये समय है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, मतलब यहाँ से ये भी है 0 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आपको लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आपको लगा
1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आपको लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड, सभी में टाइम गैप 1 सेकेंड है। और डिस्टेंस जो है सभी में 1 मीटर है। यहाँ देखें, ये 1, ये 1, तब ना मिलके 2 हो गया। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो इस केस में कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यही अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा ये 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसे आगे बढ़ता, और यहाँ हमारा 0, 1 मीटर, ये 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर हो जाए, यहाँ 9 मीटर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ टाइम तो इक्वल है, सब में टाइम 1 सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर हो गया, यहाँ 1 मीटर हो गया, और यहाँ तो 5 मीटर हो गया। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब ये कैसा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। और ऊपर वाला कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों? इक्वल डिस्टेंस, कैसे? इक्वल टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब हम सब समझते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड हम सबको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, एक का पोजीशन कुछ ऐसा है, एक का पोजीशन कुछ ऐसा है, और दूसरा का पोजीशन ऐसा है, तो आप इससे देखकर बता देंगे कि इसका स्पीड ज़्यादा है क्योंकि ये आगे है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक आगे चल रहा हो और एक इस तरह से पीछे, तब आप देखकर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। इस केस में आपको स्पीड ही निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ भी आप स्पीड निकालते तो आपको पता चल जाता, लेकिन यहाँ भी आप स्पीड निकालेंगे तो आपको जल्दी पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो चल रहा है। तो स्पीड हम सबको क्या बताता है? स्पीड टेल अस दैट हाउ फास्ट और स्लो एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो ट्रैवल करता है, ठीक है। ये हम सबको ये भी बताता है कि पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पीड ऑल्सो टेल अस हाउ मच distance any object travel in per unit time, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइन करना होगा, स्पीड को डिफाइन करना होगा, डिफाइन स्पीड या डेफिनेशन बताना होगा स्पीड को। सो डिफाइन जब भी बोले तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी, और ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप, इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट उसे स्पीड कहते हैं, और ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब टाइम टेकन कहने का मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा होगा,
ठीक है। और डिस्टेंस को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है और टाइम को मान लीजिए t से, तो आपका स्पीड c से अगर डिनोट किया जाए तो स्मॉल c इज इक्वल्स टू s/t, ये फार्मूला बनता है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, नोटेशन तो आपका कुछ भी हो सकता है। SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट डिस्टेंस का SI यूनिट होता है आपका मीटर, ठीक है। और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। पर यूनिट ये डिवाइड में है, टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है। स्मॉल s से डिनोट करते हैं। सो आप इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वांटिटी कैसा है? हम सब दो क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, वेक्टर और स्केलर। सो स्पीड क्या है? स्केलर। क्यों स्पीड स्केलर है? स्पीड स्केलर इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन के बारे में कोई डील नहीं करता है। स्पीड हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्पीड क्या होता है? स्केलर होता है। और भी स्पीड का यूनिट हो सकता है। क्या क्या यूनिट हो सकता है? अगर बड़ा यूनिट ले तो इसको अगर हम ले लें किलोमीटर में और इसको ले लें आर में, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अनदर यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर, ये स्मॉल के पर आर, ठीक है। किलोमीटर पर आर भी हो सकता है। और यूनिट क्या हो सकता है? अगर इसे सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अनदर यूनिट क्या क्या होगा? अनदर यूनिट ऑफ स्पीड, जब SI यूनिट बोला जाए तो मीटर पर सेकेंड, अनदर यूनिट बोला जाए तो अनदर यूनिट किलोमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब यूनिट आप बता सकते हैं। यहाँ यूनिट का नोटेशन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। क्योंकि लॉजिक क्या है? m/s, पावर 1 है, m ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो ये हो गया -1, ठीक है। उसी तरह किलोमीटर पर आर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर स्मॉल के है, किलोमीटर आर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्या लिख सकते हैं इसको? सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम सब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक कन्वर्शन जो बार बार बच्चों को प्रॉब्लम करता है, वो है किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, ठीक है। सो किलोमीटर को जब हम मीटर में बदले और आर को सेकेंड में बदले तो आपका आंसर आएगा 5/18। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आर। तो आप जब इसको 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 1000, ये हो गया मीटर। और आर कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये आप कैंसिल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में आपको जाना हो तो आप उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकेंड, ऐसा पूछता है।
तो आप क्या करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। आप करेंगे 18 इंटू क्या बताया गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल, आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आपको जाना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आप पहुंच जाएंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को हमको जाना है, पहुंचाना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, 5/18 से, तो पहुंच जाएंगे मीटर पर सेकेंड में। इसी का उल्टा अगर करना हो, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को 18/5 से, जस्ट इसको इन्वर्ट कर देना है। सो किलो, यहाँ एरो का सिंबल भी दिया हुआ है, उससे आप पकड़ लेंगे। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तब आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को, तो आप पहुँच जाएंगे मीटर पर सेकेंड में, जहाँ ये किया गया है। और मीटर पर सेकेंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो क्या करना है, 20 इंटू 18/5, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, 472 मीटर पर सेकेंड। सो ये कन्वर्शन तो हो गया। अब हम सब समझते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? किसी भी जर्नी में व्हीकल क्या होता है, कभी स्लो भी चलता है, कभी फास्ट भी चलता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है अलग अलग पॉइंट पर आपके व्हीकल का स्पीड अलग अलग हो, तो इसमें हमको एक ओवरऑल एवरेज स्पीड नहीं मिल पाता है। हो सकता है यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर हो, यहाँ हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर हो, यहाँ हो सकता है कुछ और वैल्यू हो। तो एवरेज, इन सब पूरे पाथ का एवरेज स्पीड क्या है वो निकालने का जो प्रोसेस है वही है एवरेज स्पीड। सो यहाँ आप लिखेंगे द एवरेज स्पीड of a body is the total distance travel divided by total time taken to cover the distance। इसको सिंपल में अगर एवरेज स्पीड लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और उस टोटल डिस्टेंस में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अनदर यूनिट क्या हो सकता है, अनदर यूनिट हो सकता है किलोमीटर, स्मॉल के एम, किलोमीटर पर आवर या
सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। क्वांटिटी कैसा है, ये भी स्केलर है, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन की बात नहीं हुई है। स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हैं। इफ अ कार ट्रैवल a distance of 120 kilometer in 2 hours, calculate average speed. Average speed. So average speed क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 120 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 2 आवर। ठीक है, सो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये एसआई यूनिट में नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एसआई यूनिट में हो। अगर आपको मीटर पर सेकंड में लिखना है तो अभी आपको बताया गया, इसको क्या लिख करेंगे आप 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। सो इस तरह से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सब समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल या तुरंत का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप इसको एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे किसी पाथ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना बाइक या कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, तो जगह जगह पर ख़ास दूरी पर आपका स्पीड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन किसी ख़ास समय में आपका स्पीड क्या था, मान लीजिए इस टाइम पर इस पॉइंट पर आपका स्पीड क्या था, वो स्पीड को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो स्पीड ऑफ ए बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम is known as instantaneous speed। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डिवाइस that measure instantaneous स्पीड। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपके व्हीकल में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, जिस पे आप ये पता करते हैं कि आप जिस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, जिस बाइक को आप चला रहे हैं, वो कौन से स्पीड पर चल रहा है, वो पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड होता है। ठीक है, जैसा आप उसको ड्राइव करेंगे, जहाँ पर जो भी स्पीड होगा वो उस पर नोटेशन आपको मिलता है, उस पर रीडिंग आपको मिलता है। सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द डिवाइस that of which measure distance traveled by a vehicle। किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अभी तक, उसका रीडिंग, उसका वैल्यू, उसका मेजरमेंट कौन से डिवाइस में मिलता है।
तो उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर, जो आपके बाइक या आपके स्कूटी के आगे लगा हुआ रहता है, जिस पर आप ये देखते हैं कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। सो उस डिवाइस का नाम है ओडोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है। ओडोमीटर आपको बताता है कि आपका जो व्हीकल है, आपका जो बाइक है या स्कूटी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। और स्पीडोमीटर ये बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पर आप कौन से स्पीड पर हैं आप। ठीक है। स्पीडोमीटर आपको किलोमीटर पर आवर में रीडिंग बताता है और ओडोमीटर आपको किलोमीटर में बताता है रीडिंग। अब हम सब समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में आपको डेफिनेशन दिया गया है, एकदम सेम डेफिनेशन यहाँ भी होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? बॉडी इज said to be in uniform speed if it travels equal distance in equal interval of टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो आपको पहले भी यूनिफॉर्म मोशन में बताया गया है। ट्रैवल्स ये सिंगल एस होगा। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? A body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। यूनिफॉर्म में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।